इंटरस्टेलर। दो 2014 में रिलीज हुई क्रिस्टोफर नोलन की वन ऑफ द बेस्ट मूवी, जिसमें ब्लैक होल, वर्म होल और टाइम डायलेशन को बहुत अच्छा से बताया गया है। बट इंटरस्टेलर के एंड में कूपर ब्लैक होल के अंदर गिरता है और एक ऐसे टेसरैक्ट में पहुंचता है जो कि एक 5 डायमेंशनल स्पेस है। इस टेसरैक्ट में वो अपनी बेटी मोर्ग के कमरे में हर वक्त देख सकता है, हर मोमेंट को एक टाइमलाइन की तरह। यहाँ वो ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए मोर्ग को सिग्नल भेजने की कोशिश करता है ताकि वो उसके मिशन को पूरा कर सके और इंसानियत को बचाने का तरीका ढूंढे। तो सवाल ये है, सोचो अगर तुम ब्लैक होल में गिर जाओ तो क्या होगा? क्या तुम वाकई में किसी 5 डायमेंशन में पहुंच जाओगे जहां तुम वक्त को देख सको और बदल सको, जैसे कि इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया है, या फिर सच्चाई कुछ और है? जानेंगे इन सवाल का जवाब इस वीडियो में, तो लेट्स गेट इंट्रो। तो ब्लैक होल का जो कॉन्सेप्ट है उसको 18वीं सेंचुरी में 1783 में पहली बार ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन माइकल ने दिया था। उन्होंने एक डार्क स्टार का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था जो इतना मैस और डेंस होता है कि उसकी ग्रेविटेशनल पुल के चलते लाइट भी उससे एस्केप नहीं। यह आइडिया एक थियोरेटिकली थॉट एक्सपेरिमेंट था, लेकिन उस वक्त तक हमारे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देखने का कोई तरीका नहीं था। फिर आए अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने ब्लैक होल के बारे में अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरी पब्लिश की। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस में टाइम कर्वेचर क्रिएट करते हैं। इस कर्वेचर की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा हो जाए तो उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो स्पेस टाइम में सिंगुलैरिटी क्रिएट कर देगी, और ये सिंगुलैरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि लाइट भी उससे एस्केप नहीं कर पाती। इसी सिंगुलैरिटी को आज हम ब्लैक होल कहते हैं। लेकिन आइंस्टाइन ने कभी डायरेक्टली ये क्लेम नहीं किया कि ब्लैक होल रियल में होते हैं, बल्कि उनका मानना था कि एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल कोलैप्स की वजह से ब्लैक होल थियोरेटिकली हो सकते हैं। पर उन्होंने ये भी कहा था कि नेचर में ऐसे कंडीशन नहीं होंगे जिसमें यह फॉर्मेशन पॉसिबल हो। लेकिन बाद में और भी साइंटिस्ट ने मिलकर ये फिनोमेना में स्टडी किया और हमें ब्लैक होल के एक्सटेंस के बहुत सारे इनडायरेक्ट प्रूफ देखने को मिले। फिर 1960 में कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड, जो एक जर्मन फिजिस्ट थे, उन्होंने आइंस्टाइन की इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला जिसे थियोरेटिकली ब्लैक होल के एक्सटेंस को प्रूव किया जा सके। यह सोल्यूशन एक ऐसे रीजन को डिस्क्राइब करता है जहाँ ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको एस्केप करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो। इस रीजन को हम श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस भी कहते हैं, जो कि ब्लैक होल की बाउंड्री डिफाइन करता है, यानी इवेंट होराइजन। वैसे आइंस्टाइन ने भी ग्रेविटेशनल वेव के कॉन्सेप्ट को थ्योराइज किया था। 2015 में पहली बार ग्रेविटेशनल वेव को डायरेक्ट डिटेक्ट किया गया। यह वेव दो ब्लैक होल के कोलाइजन के टाइम रिलीज होती है, और इन्हें डिटेक्ट करके साइंटिस्ट ने ये कंफर्म किया कि ब्लैक होल फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, और आइंस्टाइन की थ्योरी बिल्कुल एक्यूरेट थी। लेकिन आइंस्टाइन के टाइम में एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जो थी ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स, जिसमें एक क्वेश्चन था कि जब कुछ ब्लैक होल में चला जाता है तो वापस नहीं आएगा, पर क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, पर ब्लैक होल में इंफॉर्मेशन परमानेंटली ट्रैप हो सकती है। और ये पैराडॉक्स आज भी एक बड़ी मिस्ट्री है, और इसका सोल्यूशन के लिए काफी अटेम्प्ट किए गए, जैसे स्टीफन हॉकिंग का हॉकिंग रेडिएशन की, जो सजेस्ट करता है कि ब्लैक होल धीरे धीरे इवेपोरेट होते हैं और इंफॉर्मेशन को रिलीज कर सकते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट में टाइम स्लो डाउन जब वो किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिप्रेजेंट में हाई स्पीड से मूव करता है। ये इफेक्ट स्पीड के साइड इंक्रीज होता है, और ये ब्लैक होल के पास भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो अब आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में देखा, अब तुम्हें एक और थ्योरी के बारे में बताता हूँ, जो कि था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके मुताबिक जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है तो उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम स्लो हो जाता है। इस इफेक्ट को काइनेटिक टाइम डायलेशन कहते हैं। ये इफेक्ट ओनली वेलोसिटी या स्पीड की वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड का इसमें रोल नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर आप एक स्पेसशिप में हो जो स्पीड ऑफ लाइट के करीब ट्रैवल कर रही है, और आपका दोस्त अर्थ पर है, तो आपका स्पेस में टाइम अर्थ के कंपैरिजन में स्लो होगा। मतलब अगर आप 1 साल का सफर कर रहे हैं, आपके दोस्त के लिए कुछ सालों का वक्त बीत चुका होगा। ब्लैक होल के पास टाइम डायलेशन सिर्फ वेलोसिटी की वजह से नहीं, बल्कि उसका मेजर रीजन होता है ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन, जो जनरल रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है। जब किसी मैसिव ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के पास जाता है तो उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि स्पेस टाइम में इंटेंस कर्वेचर क्रिएट कर देता है। ये कर्वेचर टाइम को डिस्टर्ब करता है, जिससे टाइम उसके पास धीरे धीरे बीतना शुरू हो जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास हो, तो अर्थ पर एक ऑब्जर्वर का कंपेरिजन में आपका टाइम बहुत स्लो हो जाएगा। मतलब जो आपको 1 घंटा लगेगा, वो अर्थ पर शायद कुछ सालों या हजारों सालों के बराबर हो सकता है। ब्लैक होल में 2 टाइप के टाइम डायलेशन होते हैं, काइनेमेटिक टाइम डायलेशन और ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन।
अगर आप ब्लैक होल की ग्रेविटी से एस्केप करने के लिए फास्ट स्पीड से मूव करते हैं तो आपको अपना मूवमेंट की वजह से टाइम डायलेशन फील होगा। वहीं आपको ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फील्ड में टाइम भी स्लो फील होगा, तो ग्रेविटेशनल कर्वेचर की वजह से होता है। ये दोनों इफेक्ट मिलकर टाइम को स्लो कर देते हैं और एक ऑब्जर्वर जो दूर है वो आपके टाइम को फ्रोजन जैसा ऑब्जर्व कर सकता है। अगर आपने मूवी इंटरस्टेलर देखी है तो उसमें गार्गेंटुआ नाम का एक सुपर मैसिव ब्लैक होल दिखाया गया है जिसके पास टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर किया गया है। उस सीन्स में एक प्लैनेट जो गार्गेंटा के करीब है उसका ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ 1 घंटा का टाइम अर्थ के 7 सालों के बराबर होता है। अब तुम्हें पता चल गया कि ब्लैक होल होते क्या है और ये कितने पावरफुल होते हैं। अब बात करेंगे ये कैसे बनते हैं। ब्लैक होल का फॉर्मेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्टार का लाइफ साइकिल क्या होता है। ब्लैक होल का बर्थ होता है मैसिव स्टार की कोलैप्स होने पर। जब एक स्टार में हाइड्रोजन का फ्यूजन हो रहा होता है तो वो बहुत ज्यादा हीट और एनर्जी रिलीज करता है जो उसके आउटर लेयर को बाहर की तरफ पुश करते हैं। यह आउटवर्ड प्रेशर स्टार के कोर को कोलैप्स होने से बैलेंस रखता है। लेकिन यही मैसिव स्टार का जब हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाता है तो वह हैवी एलिमेंट जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन का फ्यूजन शुरू करता है। लेकिन आयरन के फ्यूजन में एनर्जी नहीं बनती और एक पॉइंट पर स्टार में फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाता है। अब स्टार के कोर पे ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रेशर होता है। ये प्रेशर इतना इंटेंस हो जाता है कि स्टार का कोर कोलैप्स होने लग जाता है। इस कोलैप्स की वजह से सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और स्टार का कोर कोलैप्स हो जाता है। अगर स्टार का मास बहुत ज्यादा है तो वो ब्लैक होल में ट्रांसफर हो जाता है और कम मास वाले स्टार सुपरनोवा के बाद न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाते हैं। लेकिन बहुत मैसिव स्टार की कोलैप्स से ब्लैक होल बनते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, हमारा बेटा कभी ब्लैक होल नहीं बनेगा। इसका रीजन है सन का मास जो कि ब्लैक होल बनने के लिए काफी नहीं। सन का लाइफ साइकिल उसके एंड स्टेज को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम समझे कौन से टाइप के स्टार ब्लैक होल में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। ब्लैक होल बनने के लिए एक स्टार का मास कम से कम 20 सोलर मैसेज के आसपास होना चाहिए। मतलब उसका मास हमारे सन के मास से 20 टाइम बड़ा होना चाहिए। सन का मास सिर्फ एक सोलर मास है जो ब्लैक होल बनने के लिए बहुत कम है। जब हमारा सन अपने लाइफ साइकिल के एंड पर पहुंचेगा तो वह एक अलग तरीका का इवॉल्व होगा जो उसे ब्लैक होल बनने से रोकेगी। जब हमारे सन के पास हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो वह एक्सपैंड होकर एक रेड जायंट बन जाएगा। इस स्टेज में सन अपने ही आउटर लेयर को एक्सपैंड कर लेगा जो मरकरी और वीनस जैसे प्लैनेट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये प्रोसेस कुछ मिलियन सालों तक चलेगा। फिर रेड जायंट के फेज शुरू होगा। सन अपने ही आउटर लेयर को स्पेस में इजेक्ट करना शुरू कर देगा। यह आउटर लेयर स्पेस में सेपरेट हो जाएगी और उसका कोर केवल बचा रह जाएगा। अब सन का कोर का बटा हुआ पार्ट व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। व्हाइट ड्वार्फ एक छोटा और डेंस ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ भी न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो रहा, लेकिन वह भारी और हॉट होता है। टाइम के साथ ये कूल भी हो जाते हैं और फिर ये ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस से बहुत लंबा समय लग जाता है। स्टार का कोलैप्स में उसका मैटर इतनी छोटी जगह में कॉन्क्रीट हो जाता है कि वो एक सिंगुलैरिटी में बदल जाता है। एक पॉइंट जिसमें डेंसिटी इन्फिनाइट हो जाती है और स्पेस टाइम कर्वेचर भी इन्फिनाइट हो जाती है। सिंगुलैरिटी के अराउंड एक इमेजिनरी बाउंड्री बन जाती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन के अंदर जो कुछ भी चला जाता है वो कभी वापस नहीं आ सकता क्योंकि ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि लाइट भी इसके एस्केप नहीं कर पाती। ये वो बाउंड्री होती है जहाँ पे टाइम और स्पेस एक्सट्रीम हो जाती है और ये बाउंड्री ब्लैक होल का नो पॉइंट रिटर्न है। चलो अब जानते हैं ब्लैक होल कितने टाइप के होते हैं। डिफरेंटली ब्लैक होल 4 टाइप के होते हैं। स्टेलर मास ब्लैक होल, ये वो ब्लैक होल है जो मैसिव स्टार के कोलैप्स से बनते हैं और इनका मास कुछ सोलर मास के बराबर होता है। फिर आते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल, ये गैलेक्सी के सेंटर में होता है और इनका मास मिलियन से बिलियन सोलर मास के बराबर होता है। ये कैसे बनते हैं इसका थ्योरी आज भी डेवलपिंग स्टेज में है, लेकिन शायद बहुत सारे स्टेलर मास के मर्ज होने से या दूसरे कॉस्मिक इवेंट से बन सकता है। और तुमने जो इंटरस्टेलर मूवी में गार्गेंटुआ ब्लैक होल देखा वो भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल था। फिर आते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल, इनका मास स्टेलर मास और सुपर मैसिव ब्लैक होल के बीच में होता है और ये रेयर होते हैं। प्राइमर्डियल ब्लैक होल, ये थ्योराइज ब्लैक होल है जो बिग बैंग के कुछ वक्त के बाद शुरू के मोमेंट में बन गए थे। जनरल थ्योरी रिलेटिव के मुताबिक स्पेस और टाइम का एक्सट्रीम पॉइंट को हम सिंगुलैरिटी बोल सकते हैं, जहाँ पर फिजिक्स के नॉर्मल रूल फेल हो जाते हैं या डेंसिटी इन्फिनाइट होती है और स्पेस टाइम इतना कर्व हो जाता है कि उसका डिफरेंटी स्ट्रक्चर या डायमेंशन नहीं बचता। ये वो पॉइंट है जहाँ मैटर इतना ज्यादा कॉन्क्रीट हो जाता है कि उसकी डेंसिटी इन्फिनाइट हो जाती है। मतलब पूरे स्टार का मास एक इन्फिनिटी छोटे और डेंस पॉइंट में कॉन्क्रीट हो जाता है। सिंगुलैरिटी का वॉल्यूम थ्योरेटिकली 0 होती है और पूरे स्टार का मैटर एक छोटे से पॉइंट में कंप्रेस हो जाता है जो हमारे फिजिकल लॉ को भी चैलेंज करता है। जब हम एक ब्लैक होल के अंदर जाते हैं तो सिंगुलैरिटी के पास टाइम और स्पेस की समझ नॉर्मल तरीके से नहीं होती। यहाँ टाइम फ्रीज हो जाता है और स्पेस की डेफिनेशन भी खत्म हो जाती है। सिंगुलैरिटी बनने का प्रोसेस तब शुरू होता है जब एक मैसिव स्टार अपने न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म कर देता है और अपने ही ग्रेविटेशनल पुल के कारण कोलैप्स हो जाता है। ये कोलैप्स इतना इंटेंस होता है कि स्टार अपने ही ऊपर गिरता है। ये कोलैप्स के बाद एक ब्लैक होल का कोर बचता है जो एक सिंगुलैरिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है।